तो व्हाट डू आई थिंक कि वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने वाइब्रेशन स्टार्ट किया था, 1 मिनट, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं पूरे वाइब्रेशन का, ठीक है। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम 4th यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बेसिकली इज यूज्ड फॉर पैसिव डिवाइस अटैच्ड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी आपका स्ट्रक्चर है, मशीन है, ठीक है ना, उसके साथ ये अटैच्ड होता है। और अटैच्ड जो है, जिस तरह से आपका स्प्रिंग और डैम्पर के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसी तरह से एक सब सिस्टम अटैच कर देते हैं। सब सिस्टम मतलब जो आपका मास था, उसी के ठीक जो है एक छोटा सा मास जो है, उसी की तरह एक छोटा सा मास जो है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एब्जॉर्बर मास, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बर मास। और इस एब्जॉर्बर मास को अपन क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये एब्जॉर्बर मास है जो आप देख रहे हैं। इस एब्जॉर्बर मास को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बेसिकली इसका पर्पज यही है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही पर्पज है कि वी हैव टू रिड्यूस दी वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये वाइब्रेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग निकालते हैं कि ये जो फोर्स है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये फोर्स तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और ये x1 डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, ठीक है ना। अब x1 डिस्प्लेसमेंट तो जाएगा, अब इसके चलते जो वाइब्रेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो मतलब क्या, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, डायनामिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। तो हम क्या करते हैं, और अच्छा ये बताइए, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहाँ से आया? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहाँ से आया? ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ओनली अनबैलेंस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस। यदि अनबैलेंस फोर्स मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बैलेंसिंग फोर्स लगा दें। अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट क्या लगा दिया हम, बैलेंस्ड फोर्स। जब ये बैलेंस्ड फोर्स आप लगा देते हैं, तब क्या होता है कि ये आपका ऊपर वाला जो मास है, ऊपर वाला जो आपका मास है बेटा, वह क्या हो जाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रह जाता है। ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमने आपको बता दिया कि जो भी आपका सिस्टम होगा, उस सिस्टम में एक एब्जॉर्बिंग सिस्टम लगा देंगे। एब्जॉर्बिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है, सिंपल वही आपका मास, ये मास, स्प्रिंग और डैम्पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने डैम्पर नहीं लगाया है, लेकिन डैम्पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वाइब्रेशन एनालिसिस का, डायनामिक वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन आइसोलेशन का, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का, ये सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। और तो और हमने ये इक्वेशन भी डेवलप करके आपको बता दिया था कि ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस k1 x1, ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान दीजिए। और ये k2 x1 माइनस x2, बेसिकली ये x1 क्या है आपका, x1 क्या है आपका बताइए। बेसिकली x1 is the displacement of this mass m1 and x2 is the displacement of this mass m2, that's all, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया है, कल हमने सॉल्व किया भी था। सॉल्व करने के लिए भी दो मेथड हमने आपको बताए हैं, ठीक ना। एक मेथड तो आपका जो है मैट्रिक्स मेथड है, जो हमने कल बताया था, और एक एनालिटिकल मेथड भी। आप जो है इक्वेशन निकालने में एक्सपर्ट हैं, तो आप एनालिटिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे हमने ये मैट्रिक्स मेथड बताया था। मैट्रिक्स मेथड में हमने आपको जो है बता दिया कि m जो है, ये m जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये m क्या है, मास है। तो ये इसको m को बोलते हैं हम लोग मास मैट्रिक्स, और ये दो इक्वेशन के लिए ये कुछ आपने निकाला है, ठीक है। उसी तरह से
उसी तरह से ये जो आप देखेंगे स्टिफनेस, यही है ना स्टिफनेस, तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स कुछ ऐसा हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एफ, तो ये मास मैट्रिक्स, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स, और इसी तरह से आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए भी एक मैट्रिक्स निकालेंगे, जिसको कि हम लोग बोलेंगे डैम्पिंग मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डैम्पिंग मैट्रिक्स, ठीक है। और ये एफ नॉट जीरो, अब ध्यान दीजिए कि एफ नॉट और जीरो का मतलब क्या है। तो एफ नॉट तो वह आपका फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है, जो आपने अप्लाई किया है। और ये एफ नॉट मतलब कहाँ से आ गया आपका, ये एफ नॉट क्या है, यही एफ नॉट है, ये एफ नॉट, ठीक है ना। ये एफ नॉट यहाँ से आया है, और ये एब्जॉर्बिंग मास जो है, इसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगाते, इसके ऊपर कोई फोर्स आप नहीं लगाते, इसलिए ये जीरो है। और साइन ओमेगा टी तो फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स यहाँ निकल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही आगे यदि हम बढ़े, तो एक चीज आपको और देखने मिलेगी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन कुछ आपको इस तरह से दिखा, उसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, कौन से, मास को और स्टिफनेस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, तो ये यहाँ पर k माइनस ओमेगा स्क्वायर m कौन से इक्वेशन के लिए, एफ नट नट के लिए, और यहाँ पर ये आपका निकाल दिए। क्या किए हैं यहाँ पर, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं बेटा, और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। सेकेंड स्टेप में ये जो स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट निकाला है। क्या निकाला है, डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट की राम कहानी देखिए, राम कहानी सिर्फ इतना सा है, ये निकला आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप अब देख लीजिए कि यदि डाउट है कहीं, ठीक ना, इस इक्वेशन में कहीं डाउट है, कल हमने इसको पूरा डिटेल में निकाला था, आज उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दो मास है तो दो एम्पलीट्यूड निकलेगा, मास m1 का a1, मास m2 का a2 एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमने a1 और a2 निकाला, a1 और a2 निकाला। a1 और a2 के जो है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसी के हेल्प से, तो a1 और a2 निकालने के लिए दोनों से हमने जो है फ्रीक्वेंसी निकाला है। क्या निकाले, फ्रीक्वेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यही फ्रीक्वेंसी, कौन सा, W11, W22 कौन सा है, मास m2 का, ठीक है। और इसी के हेल्प से W11 और W22 के हेल्प से ही अभी हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे A1 एंड A2, ठीक है। यहाँ तक अब आप देख लीजिए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने A1 A2 निकाला, अब उसमें एक एजम्पशन हमने लिया है कि W11, ये वाली हमने एजम्पशन लिया है कि W11 इज इक्वल टू W22, मतलब दोनों मास की फ्रीक्वेंसी सेम है। और मास की फ्रीक्वेंसी सेम कब होगी, जब ये दोनों रेशियो सेम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है ये। अब यहाँ पर इसी को हमने ब्रेक किया इस फॉर्मेट में, तो ये यहाँ पर आप देखिए जस्ट ऊपर वाले में हमने लिखा है म्यू इक्वल टू m2 अपॉन m1, दैट इज बेसिकली मास रेशियो, ठीक है। इसी मास रेशियो को जो है हमने यहाँ जब ब्रेक किया तो देखा कि स्टिफनेस रेशियो भी आपका मास रेशियो के ही प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, म्यू। और ये A2 जो है बेसिकली क्या है, F0 अपन K2,
एफ नॉट अपन K2 क्या है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। उसके बाद अब उसी स्टैटिक डिफ्लेक्शन को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक ना। ये R इक्वल टू क्या है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, R जो है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो, और म्यू क्या है बेटा, मास रेशियो। म्यू क्या है, मास रेशियो। अच्छा अब देखिए A1 तो एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम। ये F नॉट बाई K1 जो था क्या है, F नॉट बाई K1, इसको हमने अभी क्या बताया था, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, एंड डिवाइडेड टू A1 डिवाइडेड बाई F नॉट बाई K1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है किसी को, कल बताए थे, नहीं याद है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर। कल हमने एग्जाम्पल भी दिया था मैग्नीफाइंग ग्लास का, जो आप 12th क्लास में पढ़े रहे होंगे, ठीक है। उसी के आगे बढ़े हम, ये हमने सॉल्यूशन निकाला था, ठीक ना। और ये हम इक्वेट किए थे जीरो से। इक्वेट से जीरो से क्यों इक्वेट कर दिया हम, क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्बिंग मास है उसके ऊपर कोई एक्साइटेशन फोर्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर कोई एक्साइटेशन फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसी को जो आपने मैग्नीफाइंग फैक्टर और ये आप रेशियो निकाले हैं, तो R के डिफरेंट वैल्यू के लिए, R की डिफरेंट वैल्यू के लिए फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू का वैल्यू 1 2 3 जो भी मानना है आप मान लीजिए, 1 2 3 नहीं बल्कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कल हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो पीछे का रिम देखेंगे, आगे का रिम देखेंगे, तो जब आप बैलेंसिंग कराने जाते हैं तो वहां पे इस रिम के ऊपर जो है एक छोटा सा मास का गुटका लगा होता है, बेसिकली दैट इज दी एब्जॉर्बिंग मास। आप देखेंगे बैलेंसिंग के लिए तो उसी मास को हटा करके कहीं या दूसरे जगह लगा देता है, या जो है एक दूसरा और मास लगा देता है फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंसिंग ओनली, ठीक ना। तो सिस्टम क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड हो गया, सिस्टम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो उसी तरह से यहाँ भी, मतलब जो म्यू हम बता रहे थे आपको, म्यू जो बता रहे थे, ठीक ना, तो ये म्यू जो है बेसिकली क्या है आपका, म्यू इक्वल टू जो है क्या है, M2 अपन M1। M2 बाई M1 का वैल्यू जो है M2 अपन M2, यहाँ पर M2 और ये M1। तो M1 के कंपैरिजन में M2 का वैल्यू बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। जैसे M1 का वैल्यू कल हम बताए थे कि 20 kg होगा, तो M2 का वैल्यू मुश्किल से 5 ग्राम होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको निकालना है। उसके बाद ये रेशियो निकाले थे। अब यहाँ पर आप देखे थे कि जब ओमेगा 1 मतलब कि R की वैल्यू 1 के आसपास, मतलब इसको हम लोग क्या बोले थे, कल बैंड बोले थे, ठीक ना, ये वैल्यू को बैंड बोले थे। तो इस रेंज में आने में खतरा है, और नियर बाई 1, ठीक ना, नियर बाई 1 इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, रेजोनेंस इंफिनिटी, मतलब ये मैग्नीफाइंग फैक्टर जो है आपका इंफिनिटी, मतलब एम्पलीट्यूड इंफिनिटी। और हमने कल एक बीम का एग्जांपल दिया था, ये आज भी दे देते हैं, ये आपका बीम है, ये बीम यहाँ फिक्स है, इसके ऊपर आपने लोड लगाया, इसके ऊपर लोड लगाए,
अब हम बोल रहे हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, इसके ऊपर आपने लोड लगाया है और इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगा आपका, ये डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया। ये डिफ्लेक्शन की लेंथ कितना लेते थे, याद है किसी को? या तो डेल्टा लिखते थे या वाई, ठीक ना? क्या लिखते थे? वाई। अब इस डेल्टा का वैल्यू या वाई का वैल्यू जो है आप निकालेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो यदि ये बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड एक बीम का एग्जांपल लिया हमने, और ये एफ लोड लगाए, ये वाई डिफ्लेक्शन निकल करके आया। अब बताइए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाई जो है इनफिनाइट हो जाएगा। कब इनफिनाइट होगा, ठीक है ना? किस कंडीशन में इनफिनाइट होगा? किस कंडीशन में इनफिनाइट होगा? आप बोलेंगे कि सर ये तो इनफिनाइट हो ही नहीं सकता है। इनफिनाइट होने के पहले क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक होगा तभी इनफिनाइट होगा, ठीक ना? तो ये चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़िए। सेम उसी चीज को हमने यहाँ पर फिर से समझाया, ठीक है ना? उसी कंडीशन को फिर से हमने मास रेशियो के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किए। मास रेशियो के जब रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसा मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी को और डाउट है तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये हमने कल ब्रिज का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना? ये वायर में ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ठीक है ना, इस ट्रांसमिशन लाइन का भी हमने एग्जांपल दिया कि कैसे जो है ये ट्रांसमिशन लाइन में एब्जॉर्बर मास यूज करते हैं। तो ये देख लीजिए, यही एब्जॉर्बर मास है। कभी आप देखे होंगे तो फील किए होंगे, और कई बार छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो कुछ ज्यादा होशियार हो जाते हैं तो नहीं पूछ पाते हैं, छोटे बच्चे पूछा करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भैया ये जो है ये छोटा छोटा मास जो है क्यों दिया हुआ है? बेसिकली दिस इज द एब्जॉर्बर मास। इट्स सिंपल पर्पज इज टू absorb the vibration, absorb the unbalancing force, ठीक है ना, या काउंटर द अनबैलेंस्ड फोर्स। These are the concept behind all these things. अब हमने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के टाइप्स बताए थे, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आज देख लीजिए। सबसे पहला होता है ट्यून्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ट्यून्ड मास डैम्पर इसको बोलते हैं, जो मास लगाते हैं। ट्यून्ड मास डैम्पर का मतलब होता है ट्यूनिंग करना, मतलब रेडियो को भी आप चलाए होंगे, ट्यून करते हैं कि नहीं? कई बार बोलता है ना कि 92.7 पे आरजी आदित्य से जो है ट्यून कीजिए। ट्यून कीजिए मतलब क्या? कि उसके फ्रीक्वेंसी को आप मैच कीजिए, ठीक ना? उसके फ्रीक्वेंसी को जब तक आप मैच नहीं करेंगे तब तक जो है इधर आपका नहीं बात बनेगा, ठीक है?
तो यही ट्यून्ड मास एब्जॉर्बर है, और ये बहुत हेवी लोड जहाँ पे आपको देखने मिलता है, खास करके रेलवे ब्रिज वगैरह में, ठीक ना, वहां पर इसका जो है यूज करते हैं। ठीक है, ट्यून्ड मास डैम्पर बिल्डिंग में भी यूज करते हैं। इसका भी हमने आपको बताया था कि क्यों और कैसे यूज करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ठीक है, सिंपल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ ए मास एंड स्प्रिंग, ये शुरू में हम बता दिए थे। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। When a primary system is excited by a harmonic force, its vibration can be suspended by attaching a vibration absorber. तो ये सारी चीजें हम लोग आई थिंक पढ़ चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चार टाइप के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है, उसको हम लोग बेसिकली देखेंगे। इसमें ये एब्जॉर्बिंग मास के ही क्लासिफिकेशन है बेसिकली। सबसे पहले फिर से एक बार याद कीजिए कि हाउ द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर वर्क्स। तो कुल मिलाकर के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में ये जो आप देख रहे हैं, एब्जॉर्बिंग मास एंड स्प्रिंग, ठीक ना, हियर देयर इज ओनली स्प्रिंग, इवन देयर मे बी डैम्पर कनेक्शन ऑफ द डैम्पर मे बी कनेक्टेड हियर इटसेल्फ। ठीक है, अब ये सब इक्वेशंस जो है हम लोग जो है देख चुके हैं कि हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स, और फिर हमने मोशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मास निकाला है। ये एम्पलीट्यूड हो गया, और ये जो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन हो गया आपका एक्स ए, ठीक है, ये सब निकाले हैं। और फिर मोशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मास, दैट मींस की डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए आप, और फोर्स एक्टिंग ऑन द एब्जॉर्बिंग मास निकाल लिए। ठीक है, अब कुल मिला करके जो है, जो आप इन्हें नटसेल देखेंगे, दैट इज द डिस्टर्बिंग मास, एंड दिस डिस्टर्बिंग मास वाज ओनली द रिस्पांसिबल फोर्स टू मेक द सिस्टम वाइब्रेट। यदि हम इस डिस्टर्बिंग मास को बैलेंस कर दें बाय प्रोवाइडिंग ए मास of quantity ma, that is called absorbing mass, then this disturbing mass will become zero. That means there will be no any kind of disturbing mass, disturbing force, and henceforth there will be no vibration at all. ठीक है, अब हमने प्राइमरी मास का फ्रीक्वेंसी निकाला। यहाँ पर ये क्या है आपका प्राइमरी मास का फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है आपका एब्जॉर्बर मास की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें भी स्प्रिंग है और मास अटैच्ड है। नॉर्मल पैरामीटर्स हमने माना था कि म्यू क्या है आपका रेशियो ऑफ द मास है, एब्जॉर्बिंग मास टू द एक्चुअल मास, और ये था आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो। फ्रीक्वेंसी रेशियो को कई जगह पर आर लिखे थे हम, लेकिन आर कौन सा था, ओमेगा अपन ओमेगा ए। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम एंड ओमेगा ए इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग मास। यहाँ पर ओमेगा ए क्या है बेटा, यही वाला ओमेगा ए है, और ये ओमेगा एब्जॉर्बिंग मास की फ्रीक्वेंसी, और ये ओमेगा पी प्राइमरी मास की फ्रीक्वेंसी। प्राइमरी मास मतलब मेन मास, जो जिस मास की फ्रीक्वेंसी कम करनी है, कम रखनी है। ठीक है, फिर नॉर्मलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्राइमरी मास, ठीक ना, ये हमने निकाला था कल। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नहीं डाउट है तो आगे देखिए। अब हमने जो है ये
ग्राफ जब बताया था तो इसकी वैल्यू, दिस इज द एम्पलीट्यूड या मैग्नीफाइंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 and this one lies in between this value 0.908 to 1.118. ये जो वैल्यू देख रहे हैं, this is the safe zone, this is the only safe zone. Beyond that it goes infinite, it goes to infinite. Infinite का मतलब ये होता है कि system will be damaged, है ना, before attaining the infinite जो है इन्फिनाइट एम्पलीट्यूड। तो यदि कोई आपसे कहे कि भाई आप इन्फिनाइट किलोमीटर दौड़ो, इन्फिनाइट किलोमीटर मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज बेटर टू सरेंडर वन सेल्फ टू रन इन्फिनाइट किलोमीटर, क्योंकि इन्फिनाइट किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज these are the bandwidth, यही बैंडविड्थ की हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बैंडविड्थ आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से M, A and K are chosen such that R is within this bandwidth। जब तक आप बैंडविड्थ के अंदर हैं तब तक जो है सिस्टम क्या है हमारा, सेफ कंडीशन में है। जैसे ही आप बैंडविड्थ के बाहर आते हैं तो यू कम टू अनसेफ कंडीशन, यू कम टू अनसेफ कंडीशन। अब ये बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगेन, अब इसको मास जो है मास रेशियो देखिए 0.25 है, क्या है 0.25, मतलब यही मास रेशियो है MA/M, और ये आपके एब्जॉर्बिंग मास की फ्रीक्वेंसी रेशियो और प्राइमरी मास की फ्रीक्वेंसी रेशियो, जो रेशियो निकला इसकी भी वैल्यू 1 पे यहाँ पे निकाले हैं। तो यदि रेजोनेंस का कंडीशन आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करने लगती है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, ठीक है, उस कंडीशन पे क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये सिर्फ ध्यान रखना है कि जो है आपका ये जो बैंडविड्थ है, ठीक है ना, बैंडविड्थ आपका ये जो वैल्यू हमने निकाला था W1 का क्या था 0.908, और इस W2 का वैल्यू था कितना था बेटा 1.18, और इनके बीच में जो मास रेशियो होना चाहिए दैट मस्ट बी 0.25। तो हमने जो कार का एग्जांपल दिया आपको, तो अब ध्यान दीजिए कि जो रिम की वेट है या किसी भी मास की वेट है, तो आप मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग मास जो लगा सकते हैं 1/4 लगा सकते हैं। मतलब डिस्टर्बिंग मास यदि हमारा m है, ठीक ना, तो एब्जॉर्बिंग मास का जो है वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 4, ठीक ना। यदि इसके ऊपर या नीचे कहीं भी आप जाते हैं, ठीक ना, तो यू विल गो इन द डेंजर जोन, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, चूंकि मूविंग बॉडी है, सिस्टम आर इन डायनामिक कंडीशंस, देन देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली साइक्लिक फोर्स, इट विल कम ऑन एंड अराउंड द होल बॉडी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑब्जर्व हियर, ये जो आपका फोर्स लगेगा बेसिकली कभी इस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन विल चेंज साइमल्टेनियसली, पोजीशन विल चेंज, है ना। In that case each and every fiber of the system will come under fatigue stress. That means first suppose it comes tension force, tensionize and compressive. There will be two conditions. This body will come in tension, after certain time immediately it will come under compression. So tension compression, tension compression, ठीक ना। In that case what will happen, what will happen, a repeated stress will work,
दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल है, किसमें, टेंशन में मान लीजिए -1 है और कंप्रेशन में 1 है, तो इट विल बी अल्टरनेटिंग स्ट्रेस एंड इन बिटवीन देयर इज 0। रेफरेंस वैल्यू क्या हो गया, 0। इन दैट केस देयर विल बी harmonic oscillation even in the body itself. That means fatigue stress will develop in the body, and after some time a crack will be initiated in the body. After propagation of crack there will be fracture, ठीक ना। सबसे पहले creep, initiation of creep will result in the crack and propagation of the crack will result in fracture, ठीक ना। and that fracture means the failure of the system. The system will fail after certain interval of time. That means what I have written here, यहाँ जो मैं लिखा हूँ इसको अब समझ लीजिएगा थोड़ा सा लास्ट में, कि सबसे पहले यदि आपका मास रेशियो ज्यादा हो गया 0.05 से 0.025 इज रिकमेंडेड, इसके ऊपर यदि जाता है तो स्ट्रेस एंड फटीग प्रॉब्लम विल अकर इन द सिस्टम। अब जो है डैम्पिंग इन वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। अब डैम्पिंग, अब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे किसका पढ़ रहे थे बेटा, स्प्रिंग और मास का, जो कि एक हिडन एलिमेंट है जो बाय डिफॉल्ट जो है किसी भी सिस्टम की पहचान है। अब हम लोग क्या इसमें यूज करने लगे हैं, डैम्पिंग, ठीक ना। तो ये डैम्पिंग जो है क्या करेगा, वाइब्रेशन को और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा साथ में आपका जो मास रेशियो है वो भी कम से कम वैल्यू पर जो है वर्क करेगा सेफली। तो ये डिजाइन प्रोसीजर है, डिजाइन प्रोसीजर आपसे नहीं पूछता है। और ये जो है आपका डैम्पर है, ठीक ना। और ये डैम्पर में ही जो है अब दो सिस्टम हम बताए थे, एक्टिव और पैसिव, ठीक ना। तो पैसिव एब्जॉर्बर हैज सम शॉर्टकमिंग, दैट इज द नैरो बैंड विड्थ। और एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में एक्चुएटर जो लगाते हैं बेसिकली, दैट एक्चुएटर वर्क्स फॉर वाइड वैल्यू ऑफ बैंड विड्थ, ठीक ना। बैंड विड्थ आपको यहाँ पर ज्यादा मिल जाता है। तो दैट इज द स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में सच काइंड ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज बीइंग यूज्ड। ये जो आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग भी यूज कर रहे हैं और डैम्पर भी यूज कर रहे हैं, और ये U इज द इंडिकेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कुल मिला करके यदि हम बताएं तो मैकेनिकल सिस्टम में यदि आप डैम्पर नहीं यूज करते हैं तो अप टू सम एक्सटेंट इट कैन वर्क, लिटिल बिट वाइब्रेशन विल बी फेल्ट, बट in case of electronic equipment, electronic system, even I say very sophisticated car, aeroplanes, satellite, etc. In that system, you will need to make a damper system. Damping mass जो है वहाँ यूज करना जरूरी है, ठीक ना। That will make your vibration almost zero, ठीक है। इसको आज हम लोगों ने देखा, लेकिन बाय द वे कहीं ना कहीं हम लोग का आज भी जो है वाइब्रेशन जो एब्जॉर्बर का टाइप है वो रह गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लगेगा, इसको अपन फिनिश कर देंगे, ठीक है।